वालेकुम, वेलकम टू फ्लूइड मैनेजमेंट पार्ट टू। और जिन जिन लोगों ने पार्ट वन ले लिया है अब वो पार्ट टू के अंदर वेलकम उनका, और जिन्होंने नहीं लिया वो पहले पार्ट वन देख लें फिर पार्ट टू देखेंगे। पार्ट वन में हमने क्या डिस्कशन करी थी, थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं उस बात का, रिव्यू कर लेते हैं उसको। हमने पार्ट वन के अंदर बात करी थी कि फ्लूइड्स कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं और उनको हम कैसे यूज़ करते हैं, इनकी इंडिकेशंस की बात करी थी। यहाँ पर बेसिकली हम क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर उसको देखेंगे कि हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में अपने क्लिनिक्स में अपने हॉस्पिटल्स में उस फ्लूइड्स को यूज़ कैसे करते हैं, बेसिकली उनके डोजेज कितने होते हैं, डोजेज बनते कैसे हैं, डोजेज हम निकालते कैसे हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो डॉक्टर्स प्लेस एकेडमी में सबका वेलकम। डॉक्टर्स प्लेस एकेडमी एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, ठीक है, और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल कोर्सेज होते हैं। इसके अलावा कई फ्री में मास्टर क्लासेस अरेंज कराई जाती हैं, वेबिनार्स होते हैं। तो अगर आपको और इंटरेस्ट है तो आप हमारे फेसबुक पेज, यूट्यूब पे तो आप हैं, और इंस्टाग्राम पर आप ज़रूर हमारे पेज पे विज़िट करें। और आपको डिफरेंट डिफरेंट एमसीक्यूज़ वगैरह भी और ब्लॉग्स जो होते हैं, मेडिकल ब्लॉग्स हेल्थ केयर के हिसाब से, तो वो भी आपको हमारे पेज पे मिल जाएंगे। तो ठीक है, मेरा नाम डॉक्टर शेख मोहम्मद हुज़ैफ़ा है। अपना सेशन शुरू करते हैं। अच्छा, पार्ट टू के अंदर क्योंकि अभी हमें बात करनी है कि हमें फ्लूइड अब हम पता लग गए कौन कौन से होते हैं, अब हमें उनको इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले फ्लूइड्स जो दिए जाते हैं वो बाय कौन से रूट दिए जाते हैं। सबसे मेन जो चीज़ होती है हॉस्पिटल में, आपको पता है, वो आईवी रूट होता है। ठीक है, आईवी चैनल होता है जो यूज़ हो रहा होता है। अब आईवी चैनल जब यूज़ हो रहा होता है तो सबसे पहले लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी आईवी लाइंस हैं जो प्रेफरेबल होती हैं, मतलब नंबर वन होती हैं हमारे पास, जिनको हम पहले पहले चूज़ करते हैं। तो नंबर वन पे अगर आपको मैं बोलूँ कौन सी लाइन होती है, तो अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए सोचें और अपने दिमाग में अगर उसको आपने सोच लिया, तो नंबर वन पे आपके पास होती है एंटीरियर कोबाइटल वेन। ठीक है, एंटीरियर कोबाइटल वेन नंबर वन चॉइस होती है आपकी, जो आपके फोर आर्म पे होती है। अब नंबर टू आपसे मैं पूछूं कि नंबर टू कौन सी होती है, तो नंबर टू फिर आप कोई सोच लें। तो नंबर टू हमारे पास होती है स्फीनस वेन, जो आपके मीडियल मेल्यूलस पे होती है, जो आपके पैर की साइड पर, यानी क्या होती है वेन, स्फीनस वेन। ठीक है, नंबर थ्री। अच्छा, आप सब सोच रहे होंगे सर नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, आपको एक एक आईवी लाइन का पता होना चाहिए। जब आप किसी की रिएसिसिटेशन कर रहे होते हैं, एमरजेंसी के अंदर काम कर रहे होते हैं, जब भी आप रिएसिसिटेशन कर रहे होते हैं, इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो इतना वक्त होता नहीं है आपके पास कि आप किसी से पूछ लेंगे अच्छा यार क्या होता है। आपको सब पता होना चाहिए। नंबर वन नहीं चल रहा, नंबर टू प्लान, प्लान नंबर टू, प्लान नंबर टू नहीं ना, प्लान नंबर थ्री, प्लान नंबर थ्री नहीं, प्लान नंबर फोर, आपको आखिरी प्लान तक पता होना चाहिए, ताकि अगर आपकी तरफ से कोई गलती ना हो, ठीक है, उसके बाद जो होना होगा वो तो आगे का बात है, लेकिन आपकी तरफ से कोई गलती ना हो तो उसके लिए आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए। तो नंबर थ्री पे हमारे पास कौन सी होती है, नंबर थ्री पे आप सोचें कौन सी होती है। नंबर थ्री पे हमारे पास होती है फीमोरल। ये लेकिन फीमोरल जो है, ये इतना डॉक्टर पसंद नहीं करते। इसकी वजह क्या है, वजह ये है कि वो थोड़ा एरिया गंदा होता है। ग्रॉइन पे होती है क्योंकि ग्रॉइन का एरिया थोड़ा पसीने होते हैं वहाँ पे, तो जर्म्स लगने का खतरा बहुत होता है। तो सेप्सिस हो सकता है, सेप्टिक शॉक हो सकता है उसकी वजह से, तो वो हमें इतना ज़्यादा एरिया पसंद नहीं है। अच्छा जी, नंबर थ्री वो हो गया। नंबर फोर पे हमारे पास कौन सा होता है, नंबर फोर पे हमारे पास होती है सीवीपी, यानी कि सेंट्रल वीनस लाइन जो हम डालते हैं। ठीक है, सेंट्रल वीनस लाइन जो होती है नंबर फोर पर होती है। और सेंट्रल वीनस लाइन अगर आपको ना मिले तो ये आखिरी पॉइंट होता है, जब अगर आपको वेन नहीं मिली तो आप जाते हैं नंबर फाइव पर, जिसको हम कहते हैं इंट्रा ऑसल रूट, जो कि हमारा यहाँ पर भी लिखा हुआ है। अच्छा, अब इंट्रा ऑसल रूट के बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको उसके बारे में बता दूं कि इंट्रा ऑसल रूट आपकी बोन की पेरी ऑस्टियल लेयर होती है, बेसिकली टिबिया और फेब्यूला में। पेरियोस्टियल लेयर जो होती है उसके अंदर आप एक निडल इंसर्ट करते हैं। ये इसको प्रोसेस को जो होता है इसका अलग होता है थोड़ा, नॉर्मल जो लाइंस डल रही होती हैं उस तरीके से फॉलो नहीं हो रहा होता, इसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है, तो उसकी निडल भी थोड़ी अलग होती है। तो बहरहाल आप वो निडल पास करते हैं, और निडल पास करने के बाद आप उसमें पेरियोस्टियम लेयर में जो होती है बोन की, उसके अंदर जो माइनर माइनर सी ब्लड वेसल्स जा रही होती हैं कॉन्ट्रियोसाइट्स के अंदर से, तो उसमें से आप ब्लड लेने की कोशिश करते हैं। और ये आपके पास लास्ट जगह होती है जहाँ से आप ब्लड निकाल सकते हैं अगर सारी वेंस कोलैप्स हैं। तो ये आपको बात याद रखना है। तो सबसे पहले क्या चीज़ लिखी हुई है, पेरिफेरल आईवी लाइंस एक्सेस द इंट्रावीनस रूट इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन फ्लूइड एंड और मेडिकेशन। तो आईवी रूट ही हमारे पास प्रेफरेबल होता है। उसके बाद हमारे पास होता है इंट्राओसस एक्सेस, जो मैंने कि अभी बताया। इन डिफ़िकल्ट कोलैप्स पेरिफेरल वेंस, अगर सारी वेंस कोलैप्स हैं और डिफ़िकल्ट है उनके अंदर लाइन लेना, तो आप लेते हैं इंट्राओसस रूट। एक्सेस इज प्रेफर्ड टू द सेंट्रल एक्सेस फॉर द रिएसिसिटेशन।
अच्छा जी, गाइडलाइन के हिसाब से तो ये भी बात है कि इंट्राओसल रूट जो है वो ज़्यादा प्रेफरेबल है, ज़्यादा बेहतर है सेंट्रल वीनस लाइन से, ठीक है। वजह क्या होती है, सेंट्रल वीनस एक्सिस एक टाइम ज़्यादा लेता है और दूसरा उसका कैथेटर बहुत लंबा होता है। जितना ज़्यादा कैथेटर लंबा होगा उतना ज़्यादा फ्लूइड जाने में टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ भी कि सेंट्रल वीनस एक्सिस टिपिकली लॉन्गर लेंथ देन द मोस्ट पेरिफेरल आईवी एंड आईओ, यानी कि इंट्राओसस कैथेटर, तो उनसे ज़्यादा लंबा होता है। और दूसरी बात है कि उसमें आपका प्रोसीजर में टाइम ज़्यादा लगता है। तो रिएसिसिटेशन करनी है तो फटाफट काम करना है, तो फटाफट काम के लिए अगर आपको पेरिफेरल कोई आईवी लाइन नहीं मिल रही है तो आप इंट्राओसस रूट से जाएं। और ये प्रोसेसेस जो होते हैं, ये प्रोसीजर कैसे होता है, ये आप ज़रूर अपने हॉस्पिटल्स में सीखें। और इनकी बहुत सारी वीडियोज़ भी अवेलेबल है, तो वहाँ जाकर देखें इस प्रोसेस को। तो इसको आपको ये स्किल आना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सबसे पहले अ वाइडर ल्यूमन एंड शॉर्टर कैथेटर ट्यूब अलाउ फॉर अ लॉन्गर फ्लो रेट। तो सबसे पहले एक शॉर्टर कैथेटर जो हमेशा वो छोटा हो और उसकी ल्यूमेन जो हो वो वाइड हो, यानी कि नंबर जो गेज होता है, गेज देखते हैं ना हम कितना गेज है, 16 गेज, 15 गेज, 24 गेज। तो जो गेज होता है कैथेटर का वो हमें देखना है। और जो वाइड ल्यूमन होती है, शॉर्ट कैथेटर और वाइड ल्यूमन वाला गेज जो है हमें यूज़ करना है। वजह क्या है, उससे हमारा फ्लो जो है वो तेज़ हो जाता है। तो हमें फ्लूइड रेट जो है वो ज़्यादा, ज़ाहिर बात है, तेज़ पेशेंट तक पहुंचाना होता है। तो उसके लिए हमें ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। रैपिड इंट्रोडक्शन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड्स थ्रू मल्टीपल लार्ज बोर 16 गेज और वाइडर पेरिफेरल वीनस कैथेटर इज प्रेफर्ड टू रिएसिसिटेट पेशेंट विद हाइपोवोलिमिक शॉक। तो ये हम लोग 16 गेज का ज़्यादातर वाइडर कैथेटर्स यूज़ कर रहे होते हैं, लार्ज बोर कैथेटर जिसे कहते हैं। और ये आप 2 IV लाइन्स ले लेते हैं। अगर आपको ज़्यादा मतलब जल्दी करना होता है तो 2 IV लाइन्स भी आप ले सकते हैं। अच्छा जी, अब हम लोग बात करते हैं। अब हमने लाइंस की बात कर ली, लाइंस के बाद अब आ जाती है बात ट्रीटमेंट की, ठीक है। अब हम कैसे शुरू करते हैं, तो प्रिंसिपल्स, कोई भी ट्रीटमेंट आप करते हैं तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए प्रिंसिपल्स। लोग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट शुरू कर रहे होते हैं तो उनके दिमाग में ये चीज़ रहती नहीं है। प्रिंसिपल्स होते हैं कि रूल फॉलो क्या क्या करना है हमें। अगर हम उस हिसाब से जाएंगे तो हमारे जो रिजल्ट हैं वो बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। सबसे पहले प्रेस्क्राइबिंग पेरिनेट्रल फ्लूइड्स, ठीक है। अच्छा जी, IV फ्लूइड शुड बी प्रिस्क्राइब्ड एज एनी अदर ड्रग। तो सबसे पहले अगर आप IV फ्लूइड को चूज़ कर रहे हैं तो इसको ऐसे ही चूज़ करें जैसे कोई ड्रग चूज़ करते हैं। ये ना कि आपके दिमाग में आ गया आज नॉर्मल सेलाइन चढ़ा देता हूँ, कल मैं रिंगर लैक्टेट चढ़ा दूंगा, परसों मैं आइसोटोनिक हाइपोटोनिक चढ़ा दूंगा यानी कि डेक्सट्रोस चढ़ा दूंगा, यानी कि मैं नॉर्मल सेलाइन 0.44% चढ़ा दूंगा। तो ये आपके दिमाग में सबसे पहले ये बात होनी चाहिए। जैसे आप ड्रग दे रहे होते हैं ना, अब आपके पास पेशेंट आता है, अब आपके पास पेशेंट आता है, ठीक है, फर्ज करें एरिथमियास का पेशेंट आता है। तो एरिथमियास का पेशेंट आता है तो आप उसको एंटी एरिथमिक ड्रग देते हैं ना, हाइपरटेंशन की ड्रग तो नहीं देते, सही है। तो इसी तरीके से इसको भी सोचें। तो प्रिंसिपल्स हमारे दिमाग में ये चीज़ डाल देते हैं कि हमें तो हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, द फेजेस ऑफ IV फ्लूइड ट्रीटमेंट एंड द 4DS कैन बी यूज एज अ गाइडलाइन प्रिंसिपल। तो हम लोगों ने इसको 4D में डिवाइड कर लिया है। 4D क्या होते हैं अभी हम आगे रीड करेंगे। पेशेंट प्रेस्क्राइब रिसीविंग IV फ्लूइड शुड बी इवेल्युएट कंटिन्यूसली। जिसको भी आप IV फ्लूइड दे रहे हैं तो उसको इवेल्युएट करते रहें कि उसको कितनी ज़रूरत है और कितनी ज़रूरत है, और ये सारी चीज़ें आप देखते रहते हैं एटलीस्ट डेली। द 4Ds ऑफ फ्लूइड प्रिस्क्रिप्शन। सबसे पहले डी जो नंबर 1 है कि ड्रग, यानी कि ड्रग से मुराद प्रेस्क्राइब द टाइप ऑफ फ्लूइड, आइसोटोनिक है, हाइपरटोनिक है, हाइपोटोनिक है, ये हमें पता होना चाहिए। तो ड्रग की तरह इसको सोचना है। नंबर 2, डोजिंग, इंडिकेट द अमाउंट ऑफ फ्लूइड एंड रेट, कितना फ्लूइड देना है और किस रेट से देना है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि बात होती है कि भाई 250 ml 20 मिनट में चढ़ा दो, तो 250 ml क्या हो गया, अमाउंट हो गया, और कितना दे रहे हैं, रेट, मतलब कि एक 20 मिनट के अंदर आपको इसको दे देना है, ठीक है। तो इस तरीके से डोजिंग हो गई। ड्यूरेशन, मॉनिटर द रिस्पॉन्स एंड डिटरमाइन द मिनिमम एंड मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द थेरेपी। अब ये आपको कितने देर तक के लिए करना है। कुछ लोगों के लिए होता है कि हाँ यार अभी मैंने इनिशियल मैनेजमेंट कर दी है, अब मेंटेनेंस चलेगी कम से कम 2 दिन तक, ठीक है। तो मेंटेनेंस कितने दिन तक चलेगी, मेंटेनेंस चल रही है 2 दिन तक, मेंटेनेंस थेरेपी चल रही है 1 दिन तक ही चल रही है किसी की, तो वो मेंटेनेंस थेरेपी कितने लंबे आपके मैक्सिमम टाइम तक थेरेपी देनी है, ठीक है, वो आपको दिमाग में होना चाहिए। और नंबर 4 जो हमारे पास आखिरी डी जो है वो है डी एस्केलेशन।
ठीक है। डी एस्केलेशन मतलब मीन्स क्या, टेपर एंड इवेंचुअली डिसकंटिन्यू द फ्लूइड। आहिस्ता आहिस्ता आप फ्लूइड को मतलब कम कर देते हैं, जैसे कि रिक्वायरमेंट कम होती रहती है, 1000 से 500, 500 से 250, 250 से फिर आप आहिस्ता आहिस्ता इसको स्टॉप कर देते हैं जैसी आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो ये होते हैं हमारे पास प्रिंसिपल्स, और हर चीज़ के आपको प्रिंसिपल्स पता होना चाहिए। जैसे कि हाइपर टेंशन होती है, उसकी प्रिंसिपल्स होते हैं, ड्रग आपको कैसे यूज़ करना है, एक ड्रग को आपको लो डोज से शुरू करना है, मैक्सिमम डोज तक जाना है, अगर काम ना करे तो हमारे पास दूसरे फिर डोज शुरू कर देना है, दूसरे ड्रग को ऐड कर देना है। तो वो प्रिंसिपल्स होते हैं। अगर आपके दिमाग में प्रिंसिपल्स हैं तो आप बेहतरीन काम करेंगे अपने डिपार्टमेंट के अंदर। अच्छा जी, अब हमारे पास दूसरी चीज़ आ जाती है डायनामिक फेजेस ऑफ आईवी फ्लूइड। डायनामिक फेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, किस हिसाब से अभी आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले मतलब डायनामिक्स होते क्या हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। डायनामिक्स होते हैं कि कोई भी चीज़ और कोई भी सिचुएशन के हिसाब से आपको उसको मैनेज करना, ठीक है, उसकी डायनामिक्स देखना। अच्छा, सिचुएशन को समझना। अच्छा, आपकी सिचुएशन क्या है, जैसे कि फ़र्ज़ करें आपके पास एक पेशेंट आया है जो शॉक के अंदर है, तो नंबर वन चॉइस आपकी उसमें क्या होगी कि उसके ऑर्गन्स को बचाना है या पहले पेशेंट को सेव करना है किसी तरीके से। ज़ाहिर बात है ऑर्गन भी पेशेंट के अंदर ही होते हैं, लेकिन सबसे पहली चीज़ दिमाग में होती है कि पेशेंट को किसी तरह स्टेबल कर दें, ऑर्गन फंक्शन हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपकी डायनामिक्स आपको बताती हैं आप एमरजेंसी की किस कंडीशन में खड़े हैं। हाँ, फ़र्ज़ करें एक ऐसा पेशेंट आता है जो सही सही है, थोड़ी बहुत उसको वॉमिटिंग हो रही है, वॉमिटिंग की वजह से उसको थोड़ा सा फ्लूइड लॉस हुआ है, तो ज़ाहिर बात है उसकी डायनामिक्स वो नहीं होंगी जो इस पेशेंट की डायनामिक्स होंगी जो हाइपोवोलेमिक शॉक के साथ आ रहा है, जो पेशेंट गिरा हुआ है, कोलैप्स हुआ हुआ है, ठीक है। तो उसमें डायनामिक्स अलग हो जाती हैं। तो सबसे पहला होता है पेशेंट रेस्क्यू फेज। ये रेस्क्यू फेज जो होता है ये मिनट्स में होता है। लाइफ सेविंग इंटरवेंशंस फॉर पेशेंट्स विद सीवियर शॉक, फ्लूइड रिससिटेशन। तो आपने पेशेंट को मिनट्स में बचाना होता है, आपसे इससे ज़्यादा टाइम आपके पास मौजूद नहीं होता। आपने इतनी देर में उसको सेव कर लिया तो आप उसको रिससिटेट कर पाएंगे। फिर हमारे पास दूसरा फेस आता है डायनामिक फेस जो होता है वो होता है ऑर्गन रेस्क्यू फेस। ये होता है आवर्स के अंदर। अब ये होती है ज़्यादातर मेंटेनेंस जो थेरेपीज़ होती हैं, मेंटेनेंस जो कर रहे होते हैं आप, आहिस्ता आहिस्ता जिन ऑर्गन तक फ्लूइड सही नहीं जा रहा होता या फिर सर्कुलेशन सही नहीं हो रही होती है, आप आहिस्ता आहिस्ता उस तक सर्कुलेशन सही पहुंचाते हैं कि ताकि वो ऑर्गन अपना रिट्रीव कर सके फंक्शन, और जितना फंक्शन उसका ख़राब हो चुका है उसको अपना रिपेयर कर सके। तो वो आप सारे मेंटेनेंस थेरेपी कर रहे होते हैं। नंबर फोर फेस हमारे पास, नंबर थ्री फेस आता है ऑर्गन सपोर्ट फेस। अब ऑर्गन सपोर्ट फेस क्या होता है कि जैसे फ़र्ज़ करें आपका जीआईटी है, कुछ टाइम के लिए वो वर्क नहीं कर पा रहा है, जैसे कि आपको वोमिटिंग हो रही है तो फ्लूइड लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसको सपोर्ट करें बाय गिविंग आईवी फ्लूइड। जितना लॉस हो रहा है बाहर से उतना ही देते हैं। तो ये डेज में भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है डायरिया हो जाए तो हम लोग ओआरएस को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। जो फ्लूइड लॉस हो रहा होता है उसको पूरा करने की, इलेक्ट्रोलाइट जो लूज हो रहे हैं उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये ऑर्गन सपोर्ट फेस होता है। आखिरी फेस हमारे पास होता है ऑर्गन रिकवरी फेस, और ये डेज से वीक तक जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, रिडक्शन ऑफ आईवी फ्लूइड, इवेल्युएशन ऑफ फ्लूइड ओवरलोड। आपको ये देखना होता है कि बस अब हाँ अब फ्लूइड स्टॉप कर देना है, ठीक है, रिकवरी फेज कंप्लीट हो चुका है, और अब मुझे फ्लूइड ओवरलोड के लिए देखना है कि फ्लूइड ओवरलोड ना हो जाए, ठीक है, उसके लिए ख्याल। तो ये डायनामिक्स होती हैं किसी भी मैनेजमेंट की आपके पास तो ये इसमें नहीं है, फ्लूइड मैनेजमेंट में नहीं है, ये हर चीज़ में ये है कि डायनामिक्स आपको समझनी होती है, सिचुएशन क्या है, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें आप कोई बाहर से कभी घर में लेट आ जाएं और आपको पता हो कि घर वाले गुस्से में, तो वो एक डायनामिक्स आपको पता होती है ना, तो आप फिर उस तरीके से बात नहीं करते। आप चाहते हैं चुपचाप मैं अपने कमरे में जाकर लेट जाऊँ, बैठ जाऊँ, अभी बात ना करूँ, ठीक है। तो डायनामिक्स आपको पता होती है, सिचुएशन की डायनामिक्स को समझे, पेशेंट को इमरजेंसी रिस्पॉन्स में क्या चाहिए उसको वो सप्लाई करें, ठीक है। इससे मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आ रही है। अच्छा जी, एक टाइम मैं ले रहा था, लाइव लेक्चर ही था वो मैं ले रहा था, तो किसी ने जो एक पेशेंट था उसको मतलब फ़र्ज़ करें डॉक्टर बता रहा था कि एक पेशेंट है हमारे पास और उसको लुकीमिया हो गया, लुकीमिया हो गया जो हमारे पास जिसके अंदर जो सेल होते हैं प्रीमेच्योर होते हैं। अच्छा, प्रीमेच्योर जो हमारे पास सेल्स होते हैं ना वो क्या होता है, बॉडी में पार्ट पार्ट में कैपिलरीज में जाके फंसना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से वो कैपिलरीज में जो जो हमारी उसकी जो मेल्स का पीनस होता है उसकी कैपिलरीज में भी जाके फंस जाते हैं, तो उसकी वजह से पैरापिज्म हो जाता है, ठीक है, यानी कि सीवियर स्वेलिंग हो जाती है उधर की जगह की, और पेन सीवियर होता है। तो डॉक्टर ने बोला कि अगर ऐसा तरीके की कंडीशन हो जाए तो आप प्लाज्मा फेरेसिस कर लें, यानी कि टोटल आरबीसीज को बाहर निकाल दें बॉडी से। तो एक स्टूडेंट ने बोला कि सर अगर आप ऐसा करेंगे तो इसकी वजह से अगर हमने डब्ल्यू को सारे बाहर निकाल लिया, मतलब वाइट ब्लड सेल्स को, तो पेशेंट को तो सीवियर इन्फेक्शन होने का चांस होता है। तो डॉक्टर ने बोला कि अगर पेशेंट तुम्हारे पास दर्द में आ रहा है, इस दर्द में आ रहा है, तो तुम्हें पहले दर्द का ख्याल करना है कि इन्फेक्शन का सोचना है कि इन्फेक्शन ना हो जाए। तो इनिशियल ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपको क्या उस वक्त करना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेशेंट को सीधा कर दिया, उसके बाद आप दूसरे काम कर सकते हैं। अगर पेशेंट नहीं बचा तो फिर ज़ाहिरी बात है ऑर्गन तो फिर बात की बात है। पेशेंट नहीं बचा मतलब ज़ाहिरी बात है ब्रेन सपोर्ट, अगर ब्रेन को ऑक्सीजन सही नहीं गई, ब्रेन को ब्लड सही नहीं गया,
तो उसके बाद तो अदर ऑर्गन्स भी जो हैं वो ख़त्म ही हो जाएंगे आखिरी में। तो ये बात आप समझे। तो ये एक छोटी सी बातें होती हैं जो इंसान के दिमाग में डाल देती हैं कि इनिशियल में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है। अच्छा जी, अपनी फ्लूइड्स पे बात हम कंटिन्यू करते हैं। अब फ्लूइड्स में हमारे पास फ्लूइड कम है यानी कि हाइपोवोलीमिया है, यूवोलीमिया यानी कि फ्लूइड नॉर्मल है, या फिर हाइपरवोलीमिया है कि फ्लूइड ओवरलोड है। ये कैसे पता लगता है? ये हमें क्लिनिकल साइंस से पता लगता है, ठीक है। तो इनको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। सबसे पहले क्लिनिकल साइंस जो हम देख रहे हैं, अच्छा जी, सबसे पहले जो हम क्लिनिकल साइंस देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि हाइपोवोलीमिया में हमें किस तरीके के साइंस दिखते हैं। तो साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन हमें दिखती है, ठीक है। जैसे कि आप पेशेंट को जो बाहर से एग्जामिन करेंगे तो आपको स्किन जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा रफ दिखेगी, ठीक है। और थोड़ी सी मतलब जैसे जिसको क्या कहते हैं, उखड़ी उखड़ी सी स्क्रीन जो होगी ना वो काफ़ी आपको रफ दिखेगी। उसके अलावा आपको बिल्कुल ड्राई हुई भी होगी, जिसको ड्राई कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल ड्राई हुई होगी। इसके अलावा आप जब उसको बोलेंगे कि अपना आ करो, मुंह खोलो, ठीक है, जब हम बोलते हैं मुंह खोलो म्यूकस मेम्ब्रेन्स देखने के लिए, तो अंदर से पूरा गला भी सूखा हुआ होगा, ठीक है, वाटर की फ्लूइड की कमी की वजह से, ठीक है। उसको हम कहते हैं ड्राई मेम्ब्रेन्स, ठीक है। और ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन्स, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा हमें शॉक ऑफ साइंस भी देखने को मिल सकते हैं। शॉक ऑफ साइंस क्या होते हैं ये मैं थोड़ा सा आगे चल के बात करूंगा, ठीक है। उसके अलावा ओलिगोयूरिया मीन्स कि यूरिनेशन नहीं हो रही है, यूरिन बिल्कुल कम निकल रहा है, तो ये एक निशानी होती है कि पेशेंट में फ्लूइड कम है, ठीक है, हाइपोवोलीमिया। इसके अलावा सेंट्रल सीवीपी यानी कि सेंट्रल वीनस प्रेशर कम होगा, और जीवीपी यानी कि जुगुलर वीनस प्रेशर भी कम होगा। और फ्लूइड रिस्पॉन्सिव होगा पेशेंट, यानी कि जब आप फ्लूइड देंगे वो रिस्पॉन्स करेगा। हाइपोवोलीमिया को मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको बताता हूँ, जब हम ट्रीटमेंट पे जा रहे होंगे ना कि कैसे ट्रीट कर रहे होंगे, मैं उधर थोड़ा सा आपको इसको बताऊंगा। अच्छा, उसके अलावा आपके पास जब यू वोलीमिया होगा यानी कि वॉल्यूम जब नॉर्मल है, तो जाहिर बात है कोई भी साइन नहीं होगा। फ्लूइड व्लूइड सब नॉर्मल है बॉडी के अंदर, तो फिर जाहिर बात है कोई भी ऐसा साइन मौजूद नहीं होगा जिसमें आपको पता लगे कि फ्लूइड नहीं है। अच्छा, इसके अलावा हाइपर वोलीमिया, अच्छा हम यूँ क्यों बात कर रहे हैं, ये हम इसलिए बात कर रहे हैं कि हाइपोवोलीमिया, हाइपर वोलीमिया और यू वोलीमिया को अलग कैसे करते हैं, ठीक है। अगर यू वोलीमिया कंडीशन वो होती है जो आपकी और हमारी है इस वक्त, ठीक है, हम लोग नॉर्मल फ्लूइड है हमारी बॉडी के अंदर, हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हाइपर वोलीमिया कौन पेशेंट होते हैं? जिनको फ्लूइड की जाहिर बात है ये ओवरलोड हो गया है। तो इसको कैसे ट्रीट करते हैं? जाहिर बात है फ्लूइड को बाहर निकाल के आप डायूरेटिक्स यूज़ कर सकते हैं, आप ऐसी मेडिकेशंस यूज़ कर सकते हैं जिसको ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स कहते हैं, ठीक है, ताकि वो उस फ्लूइड को खींच के सेल से निकाल लें। तो फ्लूइड ओवरलोड कंडीशन कौन सी होती है? जिसमें सेंट्रल वीनस प्रेशर और जुगुलर वीनस प्रेशर हाई होता है, जिसमें जेवीडी सॉरी जुगुलर वीनस डिस्टेंशन आपको दिखती है, ठीक है, हाँ जेवीडी कहते हैं। अच्छा, पल्मोनरी एडिमा, क्रैकल्स आपको लंग्स में इस तरीके से लगेगा जैसे नमूनिया हो गया, लेकिन जब आप उसके क्रैकल्स सुनेंगे तो फाइन क्रैकल्स होंगे। अब नमूनिया के जो क्रैकल्स होते हैं वो फाइन नहीं होते, उसमें जो कंडेंस आवाज़ होती है, ठीक है, डिमिनिश्ड होती है थोड़ी सी, लेकिन इसमें क्रैकल्स फाइन होंगे क्योंकि फ्लूइड है तो फाइन क्रैकल्स की आवाज़ आएगी। असाइटिस दिख सकती है, प्लूरल रिफ्यूजन दिख सकती है, जुगुलर वीनस डिस्टेंशन दिख सकती है जो कि मैंने बताया, एन सार्का एडिमा दिख सकता है, वेट गेन दिख सकता है, और इसके अलावा ओलिगो यूरिया और एन यूरिया भी दिख सकता है, ठीक है। अच्छा, ये कंजस्टिव हार्ट फेलियर में जब फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है तब आपको किडनी पे इफेक्ट पड़ता है, तो उसकी वजह से प्री रीनल फेलियर हो जाता है, तो ये भी एक कंडीशन हो सकती है। अच्छा जी, हमने बात कर ली है क्लिनिकल साइंस की, ठीक है। अब हम बात करेंगे ये क्लिनिकल साइंस दिखते किस तरीके से, तो इसको कहते हैं संकन आइस, ठीक है, यानी कि आपकी आइस में देख इस तरीके से अंदर एक हल्के से पड़ जाते हैं, ठीक है, जिनको हम उर्दू में कहते हैं हल्के पड़ गए हैं, ठीक है। और ये बहुत सारे लोगों को होंगे अभी, और लोग समझ रहे होंगे हमें फ्लूइड ओवरलोड तो नहीं है। इसकी 7 वजूहात होती हैं, ठीक है, उसमें से एक होती है फ्लूइड डेफिसिट यानी कि फ्लूइड की कमी, डिहाइड्रेशन। तो अमूमन जो हम लोगों को होती है वो ज़्यादा सोने की वजह से नहीं होती कि हम नींद पूरी नहीं कर पाते अपनी, और दूसरी बात ये होती है कि डाइट का और स्किन का भी बहुत चक्कर होता है इसके अंदर, तो उस वजह से हमें होती है। लेकिन अगर आपकी सारी बातें इमरजेंसी में आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है तो ये चीज़ देखनी बनती है, वरना अमूमन ज़्यादातर लोगों को जो होती है ये इसी वजह से होती है कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई हुई होती। अच्छा, और बच्चों में ये अमूमन मौजूद नहीं होती है, अगर बच्चों में मौजूद है तो ज़रूर ये एक उसकी निशानी है कि डिहाइड्रेशन है, ठीक है। बड़ों में तो अमूमन आपको मैंने बताया कि नींद का मसला होता है, बच्चों में ये ज़्यादातर डिहाइड्रेशन का ही मसला होता है। अच्छा, ये आपके पता है। अच्छा जी, और इसके अलावा हमारे पास दूसरी जो कंडीशन हो सकती है वो हो सकती है असाइटिस, ठीक है। असाइटिस आपको पता है बहुत सारी कंडीशंस होती है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है उसके अंदर असाइटिस हो जाती है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कोलाइडल प्रेशर जो होता है, ऑस्मोटिक कोलाइडल प्रेशर जो होता है वो अल्ब्यूमिन से संभाला हुआ होता है 80% ब्लड के अंदर, ठीक है, जो पानी को अंदर रखा हुआ होता है ना इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम के अंदर प्लाज्मा को,
वो ज़्यादातर अल्ब्यूमिन करके रखा हुआ होता है। तो अल्ब्यूमिन जब अपना नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है तो अल्ब्यूमिन लॉस होना शुरू हो जाता है, हाइपोअल्ब्यूमिया हो जाता है, तो फ्लूइड जो होता है वो पेरिफेरल टिश्यू के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से असाइटिस हो जाती है। बाकी ये आपके पास लीवर सिरोसिस में भी हो जाती है। लीवर सिरोसिस में सेम मसला, अल्ब्यूमिन नहीं फॉर्म कर पाता लीवर, उसकी वजह से असाइटिस होना शुरू हो जाती है। या फिर जो पोर्टल हाइपरटेंशन है वो बढ़ती है और पोर्टल वेन से प्रेशर बैक साइड पे जाता है, इसकी वजह से असाइटिस। और इसके अलावा आपके पास और क्या चीज़ होती है, आपके पास होते हैं रेक्टल वेरिसिस, ठीक है, और उसके अलावा एसोफेजियल वेरिसिस। तो ये सब चीज़ें आपके पास हो सकती हैं उनके अंदर। फ्लूइड मैंने जो फ्लूइड ओवरलोड है उसके अंदर भी इस तरीके से आपके पास असाइटिस हो सकती हैं। अच्छा जी, उसके अलावा पेरिफेरल एडिमा आपके पास ये कंजस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर भी होता है, और इसी तरीके से आपके पास ये फ्लूइड ओवरलोड के अंदर भी होता है। फ्लूइड ओवरलोड ज़ाहिर बात है, अगर आपने ज़्यादा फ्लूइड किसी को दे दिया तो इस तरीके की कंडीशन हो सकती है। लेकिन जो सबसे पहली कंडीशन होती है, जो सबसे पहला साइन होता है फ्लूइड ओवरलोड का, वो हमारे पास होता है पल्मोनरी एडिमा, ठीक है, तो वो सबसे पहला होता है। उसके बाद ये सारे साइन दिखाई देते हैं। अच्छा जी, अब आप आ जाते हैं अपनी मेन चीज़ पे कि सबसे पहले हम जो पेशेंट के साथ करते हैं वो है फ्लूइड चैलेंज, ताकि पेशेंट के अंदर जो फ्लूइड का लो, तो पेरिफेरल अडीमा आपके पास एक कॉमन कंडीशन होती है जो पेशेंट के अंदर हो जाता है। अच्छा, अब हमारे पास अब आ जाती है मेन चीज़ फ्लूइड चैलेंज। फ्लूइड चैलेंज क्या होता है, आप फर्स्ट टाइम पेशेंट को फ्लूइड देकर ये देखते हैं कि पेशेंट इस फ्लूइड का रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर तो वो रिस्पॉन्स करता है तो इसका मतलब ज़ाहिरी बात है उसमें फ्लूइड डेफिसिट था, उसको फ्लूइड की ज़रूरत है। और अगर वो रिस्पॉन्स नहीं करता तो ज़ाहिरी बात है उसको फिर कंडीशन कोई और है, उसको आप देखें। अच्छा, पहली चीज़ फ्लूइड चैलेंज की जो ये जितने भी हमारे पास जितनी भी अभी हम चीज़ पढ़ेंगे, या तो ये ब्रिटिश नेशनल गाइडलाइंस हैं, ठीक है, या फिर ये इंटरनेशनल फ्लूइड मैनेजमेंट कैंपेन गाइडलाइंस है, ठीक है, या शॉक शॉक कैंपेन गाइडलाइंस भी हैं, ठीक है। तो उससे हमने ये सारा लिया हुआ है। तो ये सारा मतलब आप समझ लें लेटेस्ट मटेरियल है जो रिसर्च के थ्रू हमारे पास आया है। तो सबसे पहले चॉइस ऑफ फ्लूइड टाइप, तो हमारे पास सबसे पहली जो टाइप होती है वो आपको मैंने पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूँ, वो रिंगर लैक्टेट जो होती है वो सबसे प्रेफरेबल होता है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास होता है नॉर्मल सलाइन। अच्छा, एक और सवाल पैदा होता है यहाँ पर, मैं आपका थोड़ा सा सवाल क्लियर कर दूँ। लोगों ने पिछली बार भी पूछा था कि सर ये मुझे बता दें कि रिंगर लैक्टेट और उसके अंदर कैसे चॉइस कर सकते हैं आप, क्या नाम है, नॉर्मल सलाइन के अंदर। तो ज़्यादातर सिचुएशंस के अंदर आप देते हैं रिंगर लैक्टेट, सिर्फ कुछ सिचुएशंस छोड़कर। जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ कौन सी सिचुएशन छोड़ के। अगर कोई ब्रेन इंजरी हुई हो तो आप रिंगर लैक्टेट नहीं देते, क्योंकि उसके अंदर पोटेशियम होता है, और पोटेशियम वो सेल के अंदर जाएगा, सेल के अंदर मज़ीद फ्लूइड जाएगा तो वो डैमेज होने का ख़तरा होता है। तो आप ब्रेन इंजरीज़ में कभी भी नहीं देते। नंबर टू, लीवर इंजरीज़ में आप कभी नहीं देते। क्यों लीवर इंजरीज़ में नहीं देते, क्योंकि लैक्टेट जो होता है वो शामिल होता है हमारा रिंगर लैक्टेट में, और लैक्टेट अगर लीवर में जाके कंप्लीट मतलब वो नहीं हो पाएगा, मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा, कन्वर्ट नहीं हो पाएगा किस में, बाइकार्बोनेट में, तो हमारे पास फिर लैक्टिक एसिडोसिस हो सकता है। तो नंबर टू कंडीशन हमारे पास वो होती है। तो ये दो कंडीशन एक ऐसी हैं जिसमें आप और ये नहीं दे सकते। और नंबर थ्री, हमारे पास नॉर्मल सलाइन सस्ती होती है रिंगर लैक्टेट के मुकाबले में, तो ये भी आप एक कंडीशन ले सकते हैं। मतलब इसको क्या कहते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन, सही है, ये भी आप डाल सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा दूसरी चीज़ हम लोगों की होती है चॉइस फ्लूइड एंड रेट वॉल्यूम, कि हम कितनी देर से दें और कितना दें। तो सबसे पहले अगर आपके पास एडल्ट है तो फ्लूइड चैलेंज आप कैसे स्टार्ट करते हैं, फ्लूइड चैलेंज आप स्टार्ट करते हैं 250 टू 500 ml इन 15 to 20 मिनट, ठीक है। ये आप यूज़ कर रहे होते हैं, नॉर्मली हॉस्पिटल्स में यूज़ हो रहा था। पीछे वाला भी है 200 to 200, लेकिन वो ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, यूज़ यही वाला हो रहा होता है 250 to 500 इन 20 मिनट्स। ये आप बहुत कॉमनली यूज़ हो रहा होता है। और बच्चे जहाँ पर बात आ जाती है तो बच्चों में हमारे पास केजी वेजी आ जाता है। 1 मिनट में इसको थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। हाँ जी, अब क्लियर है। हाँ, तो बच्चे जब भी हमारे पास आ जाते हैं तो बच्चों में हमारे पास आ जाता है केजी वाला सीन, ठीक है, कि बच्चा इतना केजी का होगा तो उसमें इतना एमएल लगेगा, यानी कि 5 to 15 ml पर केजी का हम रेट रखते हैं। और इसमें भी हम 5 to 10 मिनट्स में बच्चे को ये फ्लूइड दे देते हैं। यानी कि बच्चा फ़र्ज़ करें 3 किलो का है तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 15 कितना हो जाएगा, ये 50, 5 5 फाइव 5 2 10, 5 3 हाँ 15 ml, 15 ml आप दे दें 5 से 10 मिनट के अंदर बच्चों को, ठीक है। अच्छा, ये वाला सॉरी ये वाला बच्चा नहीं है जो ये हम लोग उसको बात कर रहे हैं, चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, न्यू नेट वाला नहीं है। न्यू नेट का थोड़ा सा अलग हिसाब होता है, थोड़ा सा अलग होता है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ।
अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास होता है मिनी फ्लूइड चैलेंज। मिनी फ्लूइड चैलेंज आप कर सकते हैं 100 ml 1 मिनट में देख के। इसमें आपका अगर वो रिस्पांस कर देता है, ये सबसे बेहतरीन टेक्निक मुझे लगती है कि अगर आपको फ्लूइड रिस्पांस देखना है तो आप 100 ml को 1 मिनट में दे दें, और 1 मिनट में अगर आपको पता लग जाए कि क्या चक्कर है, तो उसमें अगर वो रिस्पॉन्स कर जाए, यानी कि रिस्पॉन्स कैसा, पेशेंट का ब्लड प्रेशर ऊपर आना शुरू हो जाए, पेशेंट की हीमोडायनेमिकली पेशेंट स्टेबल होना शुरू हो जाए। हीमोडायनेमिकली स्टेबल क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा आगे चल के बताता हूँ, अगर आपको नहीं पता, अगर पता है तो वेरी गुड। अच्छा जी, तो ये हमारे पास हो गया वॉल्यूम और ये। उसके बाद हमारे पास ये होता है कि साइन ऑफ, अच्छा अब आगे है नीचे तो हम बात ही कर लेते हैं साइन ऑफ फ्लूइड रिस्पांस। कि फ्लूइड रिस्पांस का हमें पता कैसे चलता है। सबसे पहले आपका कार्डिक आउटपुट बढ़ जाता है कितना, 15 to 10% इंक्रीज हो जाता है कार्डिक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम। और ये सब हमें दिखा रहा होता है, ये सब हमें मॉनिटर में दिख रहा होता है, ठीक है। मॉनिटर में हम ये सब देख सकते हैं, कार्डिक आउटपुट, ये सब चीज़ें। और कार्डिक आउटपुट आपका नॉर्मल होता है 5 4 to 6, और या 4 to 7 भी कुछ कहते हैं, 4 to 7 ले लें आप, ml, ठीक है, पर मिनट, सॉरी ml नहीं, लीटर, इसको काटते हैं। कार्डिक आउटपुट आपके पास होता है 4 to 7 लीटर पर मिनट। तो ये नॉर्मल आपका कार्डिक आउटपुट होता है, ठीक है। यानी कि जो हार्ट ब्लड पंप कर रहा होता है वो कम से कम इतना, इस रेंज के अंदर होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास है 12% पल्स प्रेशर बढ़ जाता है। ये बहुत मतलब एक ऐसी चीज़ है जो बहुत हाईली प्रोफेशनल एग्जामिनर होते हैं वही फील कर सकते हैं कि 12 to 15% प्रेशर बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। वाइटल साइंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऊपर आना शुरू हो जाता है, हार्ट रेट नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाता है, रिस्पायरेटरी रेट नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाता है, और यूरिन आउटपुट मेन चीज़ है जो हम लोग देख रहे होते हैं, वो हो जाता है 0.5 kg, 0.5 ml पर केजी से ज़्यादा हो जाता है पर आवर के अंदर। तो अगर आप पर आवर के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो पेशेंट का वेट डालें, अगर वो 0.5 ml पर केजी से ज़्यादा है पर आवर के अंदर, तो इसका मतलब पेशेंट फ्लूइड रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। जिसको हम स्क्रीन को थोड़ा सा कर दें क्लियर। जी ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं साइंस। अच्छा, साइंस क्या है, सेट द लिमिट्स, क्लिनिकल साइंस ऑफ फ्लूइड ओवरलोड। अगर फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है तो उसके साइंस हमारे पास क्या होते हैं कि वो साइन दिख जाते हैं जो हमने पीछे बात करी, पेरिफेरल एडीमा, पल्मोनरी एडीमा, एसाइटिस। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स क्या होते हैं हमारे पास, सीवीपी आपका बढ़ जाता है 2 mmHg से ज़्यादा विद नो इंक्रीज इन कार्डिक आउटपुट। सिर्फ सेंट्रल वीनस प्रेशर बढ़ रहा है, कार्डिक आउटपुट नहीं बढ़ रहा, तो ये भी एक निशानी होती है फ्लूइड ओवरलोड की, ठीक है। यानी कि जाहिर बात है, अगर हार्ट वॉल्यूम नहीं बढ़ा रहा तो फ़ायदा नहीं है ना, बॉडी में ब्लड पहुंच ही नहीं रहा है, तो सेंट्रल वीनस प्रेशर बढ़ रहा है, सिर्फ आप फ्लूइड जो दे रहे हैं वो आपकी सेंट्रल वीनस लाइन में, मतलब सेंट्रल वीनस वेन के अंदर ज़्यादा है, वॉल्यूम ओवरलोड हो रहा है, पेरिफेरल टिश्यू के अंदर जा रहा है, ठीक है, तो वो हमें देखना होता है। अच्छा जी, अब हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है फ्लूइड बैलेंसिंग का। फ्लूइड बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि फ्लूइड बैलेंसिंग मतलब आपकी बॉडी फ्लूइड को कैसे बैलेंस कर रही होती है। तो वो नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, कोई इस बात नहीं है। आप कितना इनटेक कर रहे हैं उतनी बॉडी लॉस भी कर रही होती है, यानी कि आप इनटेक करते हैं फ्रॉम द माउथ, ठीक है, नॉर्मली, और स्किन के थ्रू लॉस हो रहा होता है, जो कि आपके स्वेट्स में लॉस हो रहा होता है, मतलब पसीनों में जा रहा होता है। दूसरा हमारे पास नंबर 2 पे हमारे पास कैसे हम लॉस कर रहे होते हैं, हम कर रहे होते हैं यूरिनेशन के थ्रू लॉस, ठीक है। तो फ्लूइड आप जितना गेन कर रहे होते हैं उतना ही आप लॉस कर रहे होते हैं। तो इनटेक अगर 2.6 लीटर होती है तो लॉस भी 2.6 लीटर हो रही होती है। इनटेक आप ओरल कर रहे होते हैं, सॉलिड्स में कर रहे होते हैं, ठीक है, तो इसी तरीके से आपके लॉस, अच्छा मेटाबॉलिज्म जो होता है वो भी बना रहा होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज आपको पता होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपके पास आखिरी में जब एटीपी बनते हैं तो उसके साथ वाटर भी बन रहा होता है, ठीक है। हाइड्रोजन जब बाहर निकलते हैं ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बना देते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास वाटर बन रहा होता है, ठीक है। तो वो 0.3 लीटर के करीब बन रहा होता है। आप लॉस कैसे कर रहे होते हैं, आपके पास स्टूल में लॉस हो रहा होता है, यूरिन में लॉस हो रहा होता है, स्किन लॉस हो रहा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से, और इसको बैलेंस कैसे करके रखा हुआ होता है, इसको बैलेंस करके रखा हुआ होता है हमारे पास एडीएच एंड रास सिस्टम ने, यानी कि रीनन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। और एडीएच हमारे पास हार्मोन होता है जो ब्रेन रिलीज करता है, इसने बैलेंस करके रखा हुआ होता है कि कितना फ्लूइड हमारे बॉडी में होना चाहिए। तो अगर हम ले इनटेक कर रहे होते हैं तो उसके साथ ये लॉस भी करा रहा होता है। इसको कहते हैं हीमोस्टेसिस, बैलेंस ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। कितनी सर्कुलेशन में चीज़ मौजूद होनी चाहिए वो मैनेजमेंट हो रही होती है। इसको क्लियर करते हैं। अच्छा जी, तो ये हमने इसकी बात कर ली। इसके बाद आप ये एक चेस्ट एक्सरे देखें, और इस चेस्ट एक्सरे के अंदर क्या दिख रहा है, थोड़ी देर के लिए मैं आपको टाइम देता हूँ, आप सोचें। तो जिसने अंदाज़ा लगाया कि इसमें पल्मोनरी एडीमा दिख रहा है तो वो बिल्कुल सही है, हमारे पास ये है पल्मोनरी एडीमा का चेस्ट एक्सरे। इसके अलावा इसमें हार्ट का जो शेडो है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है।
हो सकता है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, हार्ट का जो हाइपरट्रॉफिक हार्ट हो सकता है, ये भी कंडीशन हो सकती है। हो सकता है ये पल्मोनरी एडीमा का ही मतलब फ्लूइड ही हो पीछे जो दिख रहा है। इसके अलावा आपकी प्लूरल इफ्यूजन दिख रही है साइड से, आप देखें तो ये नीचे की साइड चला गया है, हार्ट का शेडो थोड़ा सा बढ़ गया है। आपके यहाँ पर हेजीनेस दिख रही है जिससे पता लग रहा है ये फ्लूइड है जो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो ये डिफरेंट आपको सिचुएशन दिख रही है चेस्ट एक्सरे के अंदर। आगे चलें। अच्छा जी, आईवी फ्लूइड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, द फॉलोइंग रिकमेंडेशंस आर कंसिस्ट विद 2020 इंटरनेशनल एकेडमी फ्लूइड एकेडमी गाइडलाइंस एंड 2013 ब्रिटिश नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड केयर एक्सलेंस नाइस गाइडलाइंस हम फॉलो कर रहे हैं जो कि 2017 में अपडेट हो चुकी हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि फ्लूइड मैनेजमेंट में जो भी मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से। अब सबसे पहले हमारे पास ये गाइडलाइंस हमें क्या बताती हैं, सबसे पहले आपको ये बताती हैं कि अगर पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक के साथ प्रेजेंट करे तो हमें उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, यानी कि मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। तो आपके पास अगर शॉक का पेशेंट होता है तो मैंने बता दिया कि आप पेशेंट रेस्क्यू पे जाते हैं, यानी कि ये मिनट्स का काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप रेसिसिटेशन फ्लूइड्स चूज़ करते हैं जैसे कि रिंगर लैक्टेट यानी कि और नॉर्मल सलाइन, ठीक है। उसके अलावा आपके पास अगर हाइपोवोलीमिया है लेकिन आपके पास वो नहीं है, शॉक नहीं है, डिहाइड्रेशन है, हाइपोवोलीमिया है, तो आप ऑर्गन रेस्क्यू फेज पे जाते हैं, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया ये मिनट्स और आवर्स तक जा सकता है, ठीक है, मिनट्स तक ज़्यादातर चला जाता है। अच्छा जी, सॉरी आवर्स तक जाता है, ये हमारे पास मिनट्स में होता है, ये हमारे पास आवर्स में होता है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास और चीज़ें क्या होती हैं, ऑन गोइंग फ्लूइड लॉसेस, यानी कि आप डायरिया हुआ हुआ है, किसी पेशेंट को वॉमिटिंग कर रहा है मुसलसल, ठीक है, इस तरीके की कंडीशंस हुई हैं। हाइपर नोट्रीमिया हुआ हुआ है, न्यूट्री में थोड़ा सा सोडियम लेवल ज़्यादा हुआ हुआ है, उसकी वजह से फ्लूइड लॉस हो रहा है, ठीक है। और या फिर इनएबिलिटी टू टेक फ्लूइड, अगर बाहर से ओरली फ्लूइड ले नहीं पा रहा है, यानी कि अभी अभी सर्जरी हुई है, तो उसमें आप क्या करते हैं, ऑर्गन सपोर्ट। ऑर्गन सपोर्ट में आप घंटों तक और दिनों तक आप कर सकते हैं, ये डेज तक चलता है, ठीक है। और आखिरी में हमारे पास ऑर्गन रिकवरी आ जाता है, वो किन पेशेंट्स के अंदर होता है जो कि रिकवर हो जाते हैं, तो उनका हमें ऑर्गन रिकवरी करना होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास स्ट्रेटजीज थी, ठीक है। अच्छा जी, अब स्ट्रेटजीज दोबारा एक दफ़ा देख लें। शॉक, शॉक अगर है तो हम पहले जाते हैं पेशेंट रेस्क्यू। शॉक ही एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट रेस्क्यू करना होता है, बाकी जितनी कंडीशन है उसमें ऑर्गन रेस्क्यू या ऑर्गन सपोर्ट करनी होती है, ठीक है। फ्लूइड रिससिटेशन, हीमोडाइनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ हीमोडाइनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट कौन होता है और हमें पता कैसे चलता है। तो सबसे पहले आप देखते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका अगर 90 से कम होता है तो ये हीमोडाइनेमिकली अनस्टेबल होता है। उसके अलावा आप दूसरी चीज़ देखते हैं मीन आर्ट्रियल प्रेशर, ठीक है, मीन आर्ट्रियल प्रेशर, ये आपका कम से कम 65 से या 60 से कम है, तो इसका मतलब पेशेंट हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है। अच्छा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और मीन आर्टेरियल प्रेशर देखकर हमें बेसिकली पता क्या लग रहा होता है, अगर हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर देख रहे होते हैं और वो 90 से कम होता है तो इसका मतलब होता है कि ब्रेन तक परफ्यूजन सही नहीं हो रही, ब्रेन तक ब्लड सही नहीं पहुंच रहा, ब्रेन तक वॉल्यूम सही नहीं पहुंच रहा। और अगर मीन आर्टेरियल प्रेशर 60 से कम होता है तो उससे हमें यह पता लग रहा होता है कि बॉडी के बाकी ऑर्गन तक वाटर सही नहीं पहुंच रहा, फ्लूइड सही नहीं पहुंच रहा, ब्लड सही नहीं पहुंच रहा, सर्कुलेशन सही नहीं है, परफ्यूजन सही नहीं है। तो हमें मीन आर्टेरियल प्रेशर 65 से ज़्यादा रखना होता है हीमोडाइनेमिकली स्टेबल करने के लिए, और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से ज़्यादा रखना होता है। और इसके अलावा यूरिन आउटपुट अगर आपका, मैंने पीछे बताया, 0.5 ml पर केजी से कम है तो इसका मतलब पेशेंट हीमोडाइनेमिकली अनस्टेबल है। इस अगर आपका कार्डिक आउटपुट चार्ट 4 लीटर से कम है तो इसका मतलब पेशेंट हीमोडाइनेमिकली अनस्टेबल है। तो बेइंतहा चीज़ें हैं हीमोडाइनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट को देखने के लिए। आप मॉनिटर लगाएं, आपको 2 मिनट में पता लग जाएगा पेशेंट डायनेमिकली स्टेबल है कि अनस्टेबल है। तो उसके बाद हमें अगर हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट मिल जाता है तो उसकी हम रिससिटेशन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम एडमिनिस्ट करते हैं आईवी बोलस, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया कि फ्लूइड मैनेजमेंट में हम चल रहे होते हैं। तो 500 टू 1000 ml आप पेशेंट में दे देते हैं, ठीक है, 10 से 30 मिनट के अंदर, ठीक है। तो ये आप आईवी बोलस देते हैं ताकि पेशेंट का फ्लूइड जो है लेवल सही हो जल्द से जल्द। और बच्चे अगर हैं तो बच्चों के अंदर हम क्या करते हैं 10 टू 20 ml, हमने वहाँ पर बताया था कि 5 टू 15, वो उसके लिए बताया था फ्लूइड चैलेंज के लिए। यहाँ पर हम क्योंकि रियसिसिटेट कर रहे हैं तो रियसिसिटेशन में थोड़ा वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पे 10 टू 20 ml पर केजी आप बच्चे के हिसाब से मतलब ठीक कर रहे होते हैं उसको। और रैपिड एज नीडेड बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स, आपका अगर पेशेंट रिस्पॉन्स कर रहा है तो आप इसको रिपीट करते रहें जब तक कि आपका ब्लड प्रेशर आपको ऑप्टिमल रेंज में ना मिल जाए, यानी कि 120 तक ना मिल जाए, सिस्टोलिक मीन आर्टेरियल प्रेशर 65 से ऊपर ना मिल जाए, तो आप तब तक इसको करते रहें। और जब तक ये पेशेंट स्टेबल हो जाएगा तो फिर उसके बाद मेंटेनेंस थेरेपी पे आ जाए। मेंटेनेंस थेरेपी कैसे होती है इसकी आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है।
तो ये फ्लूइड रिससिटेशन चल रही होती है। हीमोडायनेमिकली स्टेबल पेशेंट अगर आपके पास मौजूद है तो हीमोडायनेमिकली स्टेबल पेशेंट के लिए वही सिचुएशन है जो फ्लूइड चैलेंज की थी, ठीक है, बिल्कुल वही सारी चीज़ें, 5 to 10 ml और 500 ml एडल्ट के अंदर, ठीक है, और वही सारा जो फ्लूइड चैलेंज में मैंने आपको बताया था कि आप 500 to 250 ml 20 मिनट्स के अंदर, और बच्चों में 5 to 15 ml पर केजी कितने देर में, वो भी 10 to 20 मिनट्स के अंदर आपको दे देना है। तो इसमें आपको पेशेंट रिस्पॉन्स कर देगा, तो इसका मतलब वो ठीक है। हीमोडायनामिकली स्टेबल पेशेंट, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से ऊपर, मीन आर्टेरियल प्रेशर 65 से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, तो आपको उस पेशेंट को, जाहिर बात है ये पेशेंट किसी टाइम पे भी अनस्टेबल हो सकता है, तो इसको ऑप्टिमल रेंज पर लेके चले जाते हैं। ये अक्सर वो पेशेंट होते हैं जिनको थोड़ा सा ब्लड प्रेशर लो होता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर 100 में आ गया, 100 की रेंज में आ गया, 100, तो आपको पता है इसको किसी टाइम भी कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो सकती है, तो इसके लिए आप इसको ट्रीट कर रहे होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये हीमोडायनेमिकली स्टेबल पेशेंट की बात हो गई। तो ही पेशेंट हमारे पास रेसिस्टेशन पे आते हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक पेशेंट आ जाता है जिसका हमें करना होता है करेक्शन ऑफ फ्री वाटर लॉस, फ्री वाटर डेफिसिट। अच्छा जी, फ्री वाटर डेफिसिट हमारे पास क्या होता है कि रिप्लेसमेंट ऑफ फ्री वाटर लॉस, यानी कि हाइपोनोट्रीमिया, हाइपरनोट्रीमिया, यानी कि सोडियम जिसके अंदर हमारे पास ज़्यादा हो जाता है, ये हमारे पास पेंसिल कहाँ गई, हमारी पेंसिल निकाल लेते हैं। सोडियम जिसके अंदर ज़्यादा हो जाता है, हाइपरनोट्रीमिया, तो उसमें आपके पास फ्री वाटर लॉस हो रहा होता है, फ्री में लॉस हो रहा होता है, सोडियम खींच के ले जा रहा होता है। तो उसमें हमें क्या करना होता है, जाहिर बात है फ्री वाटर लॉस हो रहा है तो फ्री वाटर लॉस को हमें वापस लेकर आना है, रिकवरी करनी है। तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस जैसे कि डेक्सट्रोज और हाइपोटोनिक सलाइंस, ठीक है, वो हम यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब इसमें मैंने आपको क्योंकि कल भी इस चीज़ के बारे में बात हुई थी तो इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी लेके चलते हैं, लेकिन इसमें जो मेन चीज़ है आज में समझाने वाली वो है इसकी कैलकुलेशन, वो कैसे होती है। तो सबसे पहले आप जो कैलकुलेट करते हैं वो होता है टोटल बॉडी वाटर, जिसको हम कहते हैं TBW। टोटल बॉडी वाटर आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप डालें के और बॉडी पेशेंट का केजी। मैन के लिए हमारे पास के क्या होता है, ये फिक्स वैल्यू है के की 0.6, और फीमेल के लिए हमारे पास कितना होता है 0.5, और ये ओल्डर पेशेंट के लिए हमारे पास होता है 0.4, ठीक है। तो ये हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं के की वैल्यू। आप के की वैल्यू डालें, पेशेंट अगर आपका फ़र्ज़ करें एडल्ट है तो आप यहाँ पर डाल दें, मेल है तो 0.6 डालकर मल्टीप्लाई बाय फ़र्ज़ करें उसका 70 kg है तो 70 kg यहाँ पर डाल दें, तो ये निकल जाता है टोटल बॉडी वाटर। पेशेंट का टोटल बॉडी वाटर कितना है, मैंने टोटल बॉडी वेट बोल दिया था, इसका मतलब होता है टोटल बॉडी वाटर, ठीक है। ये आपने टोटल बॉडी वाटर निकाल लिया, यानी कि इतना वाटर है। उसके बाद आपको निकालना होता है फ्लूइड वाटर डेफिसिट, ठीक है, फ्री वाटर डेफिसिट, यानी कि FWD। उसमें आप क्या करें, टोटल बॉडी वाटर डालें, ठीक है, जो भी यहाँ पर निकल कर आपके पास आएगा। सीरम सोडियम कंसंट्रेशन डालें जो पेशेंट की आपने उस वक्त निकाली है, यानी कि उसका आपने जब इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट करा होगा तो फ़र्ज़ करें पेशेंट की सोडियम आ रही है 130, उसको यहाँ पर डालें, डिवाइडेड बाय 140, 140 जो होती है नॉर्मल सोडियम कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, मतलब 135 से 145 तक होती है, तो हम बीच की रेंज ले लेते हैं 140 और -1। तो ये आप जब कैलकुलेशन कर लेंगे तो पेशेंट में फ्री वाटर डेफिसिट निकल के आ जाएगा। जितना फ्री वाटर डेफिसिट होगा आपको उतना फ्लूइड दे देना है, नॉर्मल बात, ज़्यादा दिमाग ख़राब करने वाली बात नहीं है। तो एक दफ़ा इस बात को फिर मैं रिवाइज कर देता हूँ कि टोटल बॉडी वाटर आप पेशेंट का पहले निकालते हैं। टोटल बॉडी वाटर निकालने के लिए के इंटू पेशेंट केजी, कितना वेट का है, के हमारे पास 0.6 मेल के अंदर होता है, 0.5 फीमेल के अंदर होता है, और अगर बूढ़े हैं तो 0.4 होता है। ये डालने के बाद हमारे पास टोटल बॉडी वाटर निकल जाएगा उस पेशेंट का। हमें पता है उस पेशेंट के अंदर इतना बॉडी वाटर होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम देखते हैं फ्री वाटर डेफिसिट, पेशेंट का वाटर डेफिसिट कितना हुआ है, उसमें फॉर्मूले में हम टोटल बॉडी वाटर डालते हैं उस पेशेंट का कि इतना वाटर होना चाहिए। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय सीरम सोडियम कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय नॉर्मल सोडियम, यानी कि 140 -1, आपके पास जो भी आंसर आता है, फ़र्ज़ करें आपके पास आंसर आता है 70 लीटर, तो यानी कि आपको पेशेंट में 70 लीटर ठीक करना है। इतना तो खैर नहीं आता, आता होगा, आता है तो 0.5 लीटर, ठीक है, 0.5 और 1 लीटर भी आ सकता है। तो ज़ाहिर बात है फिर आपको उसके हिसाब से 1 लीटर मीन्स 1000 ml, ठीक है, तो आपको ये ठीक करना होता है। कोई भी इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है, इतना कोई मुश्किल टॉपिक है ही नहीं फ्लूइड का, ठीक है, बहुत कम चीज़ें हैं, और आपके दिमाग में अगर आपके बैठ गई ना तो आप सर्जरी डिपार्टमेंट में हो, मेडिसिन डिपार्टमेंट में हो, आप बेहतरीन लोग होंगे, क्योंकि लोग बोलेंगे कि इनको तो बिल्कुल पकड़ो क्योंकि यही कर सकता है सबसे एमरजेंसी के अंदर काम। और आपके दिमाग में कैलकुलेशंस होती हैं, जब आपका कंसल्टेंट आता है ना, जब आपसे राउंड में पूछता है कि इस पेशेंट का मुझे बताओ ज़रा कितना फ्लूइड लॉस हुआ है, इसके यूरिन आउटपुट क्या था, तो वो यही कैलकुलेशंस अपने दिमाग में कर रहा होता है।
ये एक अलग बात है कि बाद में लोग कहते हैं हमें तो एक्सपीरियंस से पता है। एक्सपीरियंस नहीं होता, कैलकुलेशंस होती हैं, गाइडलाइंस होती हैं, अगर आपको याद है तो आपको भी पता है। ठीक है। तो कंसल्टेंट्स जो होते हैं उनके दिमाग में यही सारी चीज़ें चल रही होती हैं, यही कैलकुलेशंस चल रही होती हैं। और बाकी हाँ थोड़ा बहुत अगर कोई जुगाड़ी होता है तो उसमें एक्सपीरियंस, जुगाड़ का एक्सपीरियंस भी होता है कि कैसे कैसे हमें लगाना है। अगर इतना दो तो काम हो ही जाता है, इतने में ज़्यादातर कुछ होता ही नहीं है, इतने में बच ही जाएंगे, तो वो एक अलग कैलकुलेशंस होती हैं, वो भी चली रही होती हैं। तो बहरहाल अपने टॉपिक पे दोबारा वापस आए, हमारे पास आ गई है मेंटेनेंस फ्लूइड थेरेपी। अब मेंटेनेंस करनी है, जाहिर बात है हमने रिएसिसिटेट कर लिया पेशेंट को, अब मेंटेनेंस पे लगा देना उसको। मेंटेनेंस करने के लिए सबसे पहले मेंटेन एडवोकेट हाइड्रेशन एंड ऑर्गन परफ्यूजन। ठीक है, बेसिकली ये ऑर्गन सपोर्ट फेस होता है जिसमें आप ऑर्गन सपोर्ट कर रहे होते हैं। इंडिकेशंस क्या होती हैं अभी हम इसको देख लेते हैं। मेरा मार्कर कहाँ गया? अच्छा जी। हाँ, इंडिकेशंस क्या होती हैं? पेशेंट हु कैन नॉट और आर नॉट अलाउड टू मीट दियर डेली फ्लूइड्स रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो उसमें हम कर रहे होते हैं बेसिकली पेशेंट मुंह से फ्लूइड नहीं ले पा रहा है, तो जाहिर बात है आपको ऐसे रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है। फर्स्ट लाइन आइसोटोनिक, फिर दोबारा से आ गया क्रिस्टोलाइट्स यानी कि रिंगर लैक्टेट और नॉर्मल सलाइन फर्स्ट चॉइस होती है। नंबर 2 पे इसको साथ हम मिक्स कर देते हैं डेक्सट्रोस। डेक्सट्रोस क्यों मिक्स कर देते हैं? ताकि स्टारवेशन ना हो। ठीक है, जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं वो चलते रहें। ग्लूकोज होगी तो ग्लाइकोलिसिस होगा, ग्लाइकोलिसिस होगा तो एटीपी होगी, एटीपी होगी तो बॉडी एनर्जी प्रोडक्शन करेगी, एनर्जी प्रोडक्शन होगी तो आपके एटीपी पंप चलेंगे तो सेल का काम चलेगा, सेल का काम चलेगा तो बॉडी का फंक्शन चलेगा। इतनी सी बात है टोटल। मेरे हिसाब से तो मेडिकल है इतनी सी, जितनी देर में मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, मेंटेनेंस में अब हम क्या कर रहे होते हैं, न्यू नेट्स की मेंटेनेंस कैसे हो रही होती है। अब न्यू नेट्स का होता है दिन का हिसाब, भाई पहले दिन का बच्चा है, दूसरे दिन का बच्चा है, तीसरे दिन का बच्चा है, कौन से दिन का बच्चा है। अच्छा जी, पहले दिन का बच्चा है, अगर हम पेन निकाल लें थोड़ा सा ताकि आपको यहाँ क्लियर दिख रहे, अगर तो पहले दिन का बच्चा है तो उसमें होती है 40 to 60 ml पर केजी पर डे मेंटेनेंस। अगर दूसरे दिन का बच्चा है तो 50 to 60 70, मतलब आप यहाँ पर आप समझें, यहाँ पर आपने एक बढ़ा दिया, यहाँ पर आपने एक बढ़ा दिया है कि या 40 से 50 कर दिया, 60 से 70 कर दिया। अब अगले दिन में आपने 50 60 का 70 कर दिया, तीसरा दिन होगा तो इससे थोड़ा सा बढ़ा दें, 60 to 80 कर दें। इससे अगला दिन होगा तो इसमें थोड़ा सा और बढ़ा दें, 60 और 100 कर दें। ठीक है, तो एक एक दिन जैसे ही बढ़ता रहेगा अनटिल जब आप 5वें दिन तक पहुंच जाएं, यानी कि एक हफ्ते का तकरीबन समझ लें बच्चा हो गया। एक हफ्ते के बच्चे के बाद आप एक ही रूल फॉलो करते हैं 28 दिन तक के बच्चे के लिए। वो रूल जो होता है वो होता है 100 to 140 ml पर केजी पर डे। ठीक है, तो ये हमारे पास मेंटेनेंस के लिए फ्लूइड फॉलो हो रहा होता है। यानी कि फ़र्ज़ करें अगर आपका बच्चा तो 2 किलो का या 3 किलो का है तो उसमें आप 100 into 3, ठीक है, जो भी आपके पास आंसर आएगा उसको आप यानी कि फ़र्ज़ करें 300 आ गया, 300 ml, तो 300 ml आप पर डे देना है उसको। ठीक है, उसकी फ्लूइड रिक्वायरमेंट फुल करने के लिए। सही है, तो ये हमारे पास मेंटेनेंस थेरेपी चल रही होती है। अच्छा, और उसके अलावा हमारे पास 4 to 1 का रूल चल रहा होता है एडल्ट्स के अंदर। 4 to 1 क्या होता है भाई? ये 4 to 1 क्या है? ये हमारे पास 28 दिन के बच्चे के बाद से, क्योंकि 28 दिन का हमने बताया 5 और 28 में ये चल रहा होता है, 28 दिन के बाद से 18 दिन के बच्चे में हम चला रहे होते हैं ये वाला रूल जिसको हम कहते हैं हॉलीडे सैगर फार्मूला। हॉलीडे सैगर फार्मूला क्या चीज़ है? ये है 4 to 1 रूल। पहले जो पहला 10 kg जो होगा बच्चे इसके अंदर, पेन कहाँ गया, पेन निकल के आ जाए, 4 ml पर केजी पर आर, जो 10 kg के लिए, फर्स्ट 10 kg के लिए, अगले 10 kg के लिए 2 ml, और उससे अगले 10 kg के लिए बल्कि जितना भी वेट है उसका अगला उसमें 1 ml। यानी कि फ़र्ज़ करें आपके पास 25 kg का एक बंदा है तो उसके पहले 10 kg के लिए आप 4 ml यानी कि 4 into 10 यानी कि 40। ठीक है, अगले 10 के लिए आपने करना है 2 से यानी कि 2 into 10 यानी कि 20, और अगले जो आपका 5 बचा है यानी कि इसमें 5 बचा है तो अगले 5 के लिए हमें एक करना है, क्योंकि अदर वेट के लिए हमें 1 से करना है, यानी कि 1 into 5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया 60 65, यानी कि इसको हमें करना है 65 ml पर केजी पर आवर, यानी कि 1 घंटे में आपको इसको 65 ml फ्लूइड देना है। ठीक है, 1 घंटे में कितना देना है? 65 ml। ये हमारे पास जो है वो पर आर के हिसाब से फॉर्मूला है। ऊपर वाला पर केजी पर डे के हिसाब से था, बच्चों में पर केजी पर डे से चलता है, हमारे एडल्ट्स के अंदर किस में चलता है? पर आवर्स पर केजी। ठीक है, तो 1 घंटे में आपको जो 25 kg का बंदा होगा उसको कितना देना है? उसको आपने देना है 65 ml पर केजी पर आवर। ठीक है, ये आपको हिसाब से देना है, बल्कि 65 ml पर आवर देना है। नॉर्मली हमने कैलकुलेट कर तो लिया है।
अच्छा जी, और उसके अलावा उससे ज़्यादा बड़ा एडल्ट हो जाए तो मतलब यानी कि 18 से ज़्यादा उम्र निकल जाए तो अब उसमें क्या होगा, यानी कि हमारी उम्र में क्या होगा, आप उसको दे देंगे 1 to 2 ml। ठीक है। अब ये थंब रूल बना लीजिए कि 1 to 2 ml, ये आपका रेट मतलब क्या फॉर्मूला है, पेशेंट्स वेट वेट इन केजी प्लस 40। ठीक है, ये मतलब आपको क्या करना है, सिर्फ पेशेंट का वेट डालना है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। पेशेंट का वेट फ़र्ज़ करें मेरा वेट है, जैसे कि नहीं नहीं वेट नहीं बता रहा मैं, मेरा वेट समझ लें 70 kg है। ठीक है, 70 किलो इंटू कितना हो गया, +40, सॉरी +40 करना है हमने यहाँ पर। हाँ, 70 + 40 कितना हो गया, 70 40 110। ठीक है, तो यानी कि मुझे 110 ml पर आर जाएगा फ्लूइड, क्योंकि मेरा वेट 70 kg है। तो बड़ों में तो बिल्कुल आसान रूल है मेंटेनेंस का, बहुत आसान है। पेशेंट का वेट देखा, 40 उसमें मिला दिए, जितना ml आया उतना ml पर आर में चढ़ा दिया, ज़बरदस्त बेहतरीन काम हो गया, पेशेंट की मेंटेनेंस हो गई। ठीक है, तो बहुत आसान है मेंटेनेंस थेरेपी। बस शुरू में न्यूनेट्स में दिमाग में याद रखना पड़ता है कैलकुलेशन, यार पहले दिन का बच्चा है तो 40 से 60, 60 50 से 70, इस तरीके से। उसके बाद 17 से 18 साल के बच्चे में, वो सॉरी 28 से 18 साल के बच्चे में आपको ये दिमाग में रखना होता है कि 4 to 1 का रूल। और उसके बाद फिर सब कुछ आसान है, उसमें तो फिर 40 को मिलाएं और फिर देते रहें जितनी मर्जी। अच्छा, ओबेसिटी जो होती है ना, उसमें आपको टोटल बॉडी वेट निकालना पड़ता है, एग्जैक्ट बॉडी वेट निकालना, उसमें सॉरी आइडियल बॉडी वेट निकालना होता है, आइडियल बॉडी वेट। क्योंकि अगर मोटा कोई है, ठीक है, तो उसमें फैट का वेट ज़्यादा है, पेशेंट का वेट उससे ज़रूरी नहीं है कि वो असल वेट हो उसका, उसमें फैट का वेट ऐड हो गया। ठीक है, तो उसमें आपको आइडियल बॉडी वेट निकालना होता है, ये भी एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ। अच्छा, तो हमारी आखिरी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, अब आखिरी चीज़ में हमारे पास आ जाती है ये कि डेली फ्लूइड रिक्वायरमेंट फॉर स्पेशल ग्रुप ऑफ पेशेंट। अब ऐसा पेशेंट भी हो सकता है जिसको एडिमा है, जिसको सीएनएस डिजीज़ है, या फिर जिसको यू वॉल्यूमिक स्टेट है लेकिन उसका एडीएच हाई है, तो उसमें भी फ्लूइड की आपको ज़रूरत हो सकती है। एग्जाम्पल में हमने लिखा हुआ है कंजस्टिव हार्ट फेलियर, सरोसिस, नेफ्रोसिस, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, मेनिंजाइटिस, एंसेफलाइटिस, ब्रेन ट्यूमर, हेमरेज, पल्मोनरी डिजीज़, कैंसर और पोस्ट ऑपरेटिव सेटिंग्स में। अच्छा, अगर आइडिमेटिस पेशेंट है तो आपको क्या करना है, आपको उसमें कुछ भी नहीं करना। आपने जितना भी निकाला है ना फ्लूइड मेंटेनेंस का, जितना भी आया है, फ़र्ज़ करें मेरे पास आया, जैसे मेरा आया था 110, 110 को आपने 0.5 से मल्टीप्लाई करना है अगर एडिमा हुआ हुआ है पेशेंट को। उसके बाद जो भी आंसर आएगा ना, फ़र्ज़ करें इसके बाद जो भी आंसर आएगा वो आपको उसको दे देना है मेंटेनेंस के लिए। एडिमा पेशेंट में ये स्पेशल ग्रुप ऑफ पेशेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें फ्लूइड ज़ाहिरी बात है वो वाली नीड तो नहीं है जो आपको नीड है, क्योंकि इसमें वैसे ही एडिमा हुआ हुआ है और मज़ीद हो सकता है, तो इसमें होती है स्ट्रेटेजिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपकी सीएनएस डिजीज़ है तो सीएनएस डिजीज़ में तो 100% वही जाता है जो कैलकुलेट किया हुआ होता है, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है अलग। 100 ब्रेन इंजरी है, ब्रेन ट्यूमर है, कुछ भी है, जो आपने मेंटेनेंस कैलकुलेट करा है वही दे देना है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आता है यू वॉल्यूमिक स्टेट। तो यू वॉल्यूमिक स्टेट में भी आप ये समझ लें 100 से थोड़ा सा कम, यानी कि अगर मैंने 110 अपना कैलकुलेट किया था तो 110 से आप क्या करें, 90 दे दें। ठीक है, 90 दे दें ताकि थोड़ी बहुत मेंटेनेंस होती रहे, तो ये इस नॉर्मल कंडीशन चल रही होती है। तो ये हमारे पास छोटे छोटे पेशेंट्स होते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और पेशेंट होते हैं जिसमें ओलिगो यूरिया हो जाता है, यानी कि यूरिन नहीं हो रहा होता, तो उनके अंदर आप बहुत ज़्यादा कम देते हैं, उनके अंदर बहुत देख कर देते हैं। आप क्या करते हैं उनके अंदर, जैसे कि 110 मेरा आया था तो उसको आप मल्टीप्लाई कर दें 0.25 से, तो जितना भी आपका आंसर है वो आप उसको दे दें। आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, और इसमें स्पेशल ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में बड़ा देख के मेंटेनेंस हो रही है, जैसे कि ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस या एंड रीनल स्टेज डिजीज़ जो होती है, यानी कि किडनी फेलियर जो हो गया आपका, सही है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ जिसे कहते हैं, स्टेज 5 के अंदर है पेशेंट, उसको भी अगर फ्लूइड की ज़रूरत पड़ गई तो जितना भी आपका कैलकुलेट हुआ है उससे 0.25 से मल्टीप्लाई करें और वो उसको दे दें। अच्छा, इसके अलावा कंसनट्रेशन डेफिसिट होते हैं, कंसनट्रेशन डेफिसिट या सॉल्यूट डायूरेसिस अगर आपको हो जाए, और ये सारी किडनी की डिजीज़ ज़्यादातर होती हैं, तो इसमें आपको एक्स्ट्रा चाहिए होता है। तो इसमें आप क्या करें, इसमें आप कुछ ना करें, इसमें आप सिर्फ 120% देना होता है, यानी कि 110 को मल्टीप्लाई कर दें 1.2 से। ठीक है, और ये आपका जो फ्लूइड बनेगा ये आप उसमें दे देंगे। अच्छा, इसमें ज़्यादा क्यों चाहिए होता है, ये इसलिए ज़्यादा चाहिए होता है, मैं इसका थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, हम अपने पेन को भी लगा लें ताकि हमें भी कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा जी, अच्छा हाँ, इसमें ज़्यादा क्यों चाहिए होता है, ये कंडीशंस ऐसी होती हैं, इसमें टॉक्सिसिटी हो जाती है बॉडी के अंदर। ठीक है, जैसे लिथियम,
आप यूज़ कर रहे हैं, लिथियम टॉक्सिसिटी हो सकती है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है, ट्यूबुलर इंटस्टिशियल नेफ्राइटिस हो सकता है, ठीक है। ये सारी कंडीशन है टॉक्सिक, आपको वो टॉक्सिक सब्सटेंस बॉडी से निकालना होता है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल बेइंतहा ज़्यादा हो चुका होता है बॉडी में, ठीक है। तो आप में इसमें क्या करना होता है, तेज़ी से उन चीज़ों को बाहर निकालना होता है। तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं क्या चीज़, उसके लिए आप यूज़ करते हैं मेंटेनेंस फ्लूइड को थोड़ा सा ज़्यादा नॉर्मल से, ठीक है। थोड़ा सा कितना ज़्यादा, सिर्फ 120%। मैं बता रहा हूँ, अगर आपके दिमाग में भी ये चीज़ नहीं है ना तो आपको कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि अगर आप 110 दे रहे हैं तो डॉक्टर आगे बहुत हो सकता है यही बोले कि 110 नहीं 150 दे दो, 150 ml पर आवर दे दो, ठीक है। इतनी फ़र्क हो सकता है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं हो सकता। और हर डिजीज़ का फिर ज़ाहिर बात है एक अपनी ट्रीटमेंट भी है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो होती है उसके अंदर आप कहते हैं 1000 ml पहले आर में, फिर अगले 1000 ml दूसरे आर के अंदर। तो वो इनिशियल ट्रीटमेंट जो होती है वो अलग है, मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। इनिशियल ट्रीटमेंट तो वही होगी जो हमने पिछली बात की थी, 1000 ml 500 ml 10-20 30 मिनट में दे के फारिग, ठीक है। अगले फिर ये मेंटेनेंस थेरेपी है। मेंटेनेंस थेरेपी भी उनकी थोड़ी सी ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि इनके अंदर सॉल्यूट्स की तादाद ज़्यादा हो चुकी होती है। सॉल्यूट की तादाद ज़्यादा है तो सॉल्यूट की तादाद को हमें कम करने के लिए वॉल्यूम फ्लूइड का बढ़ाना पड़ेगा, इतनी सी बात है। अच्छा जी, अब हमारे पास एक केस है। A 20-year-old male got admitted to the ward with acute infectious diarrhea. He is severely dehydrated. His serum bicarbonate is 70 milliequivalent per liter and chloride is 114 milliequivalent. Which fluid would you be best choice of his hydration? Choose as मैं मेरे ऐसे आवाज़ निकल ली थी। Which fluid would be the best choice of his hydration? ठीक है। अब हाइड्रेशन की चॉइस मतलब आपको सबसे पहला कौन सा फ्लूइड चुनना है, तो हमने देखा बाइकार्बोनेट 17 है, थोड़ा सा कम है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल होता है 28 बाइकार्बोनेट का लेवल। जो क्लोराइड है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, 109 होता है लेकिन 114 है, तो चलो ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं है। तो हम यहाँ पर रिंगर लैक्टेट दे देंगे, हमारी चॉइस होगी फ्लूइड ऑफ चॉइस रिंगर लैक्टेट, क्योंकि हमने बताया रीएसेसिटेशन के लिए या मेंटेनेंस के लिए सबसे बेहतरीन पहला यही फ्लूइड हमारे पास मौजूद होता है। तो हम सबसे नंबर 1 चॉइस करते हैं। हम यहाँ पर नॉर्मल सलाइन भी चूज़ कर सकते थे, लेकिन नॉर्मल सलाइन अभी क्योंकि हमें बेस्ट चूज़ करना है तो बेस्ट में हमारे पास यही आएगा। अच्छा जी, हमारे पास दूसरा केस है। आ 65-year-old मेल अंडर गोस अ लेप्रोटोमी फॉर द स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन सेकेंडरी टू अ स्ट्रेंगुलेटेड इंग्वनल हर्निया। अच्छा जी, पोस्ट ऑपरेटिवली ही डेवलप्स एब्डोमिनल डिस्टेंशन, नोजिया, a nasogastric tube is inserted which drains about 2 liters of fluid per day। ठीक है भाई। His urine output has been 13 ml per day, 300। व्हाट इज़ द नेक्स्ट बेस्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट ऑफ दिस पेशेंट। तो आपके पास एक पेशेंट है जिसमें ज़ाहिरी बात है आपको क्या करना है, एक ऑर्गन सपोर्ट करनी है, वैसी फ्लूइड ड्रेन हो रहा है, 2 लीटर फ्लूइड ड्रेन कर रहा है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप करेंगे मेंटेनेंस थेरेपी। ज़ाहिर बात है आपका पोटेशियम भी लॉस हो रहा है, वजह क्या है, क्योंकि फ्लूइड लॉस हो रहा है स्टमक से, तो पोटेशियम भी आपका वहाँ पर लॉस हो रहा है। तो आपके लिए यहाँ पर बेस्ट चॉइस होगा कि आप उसको NPO हाइड्रेट करें विद डेक्स्ट्रोसलाइन एंड ऐड पोटेशियम, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लूइड है वो ऑल ओवर द बॉडी चाहिए, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं डेक्स्ट्रोसलाइन को पोटेशियम ऐड करके, ठीक है। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, सही है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर्स प्लेस एकेडमी में आपका ये लेक्चर होता है पार्ट 2 ख़त्म, मास्टर क्लास आपकी हो गई है ख़त्म फ्लूइड मैनेजमेंट में। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मास्टर क्लास में आपसे मुलाकात होगी। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं डॉक्टर्स प्लेस एकेडमी फेसबुक पेज पे, डॉक्टर प्लेस एकेडमी इंस्टाग्राम पेज पे, और इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप नंबर है, यूट्यूब चैनल है, आप यहाँ पर भी आके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। डिफरेंट हम लोग वेबिनार करेंगे। आपको लेक्चर कैसा लगा आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताएंगा, ठीक है। और इसके अलावा जो आपका रिवीजन है आप उसको अच्छे से करें, और ये अपनी मेडिकल प्रैक्टिस में अप्लाई करें। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ अपनी मेडिकल प्रैक्टिस में अप्लाई करें। और नेक्स्ट टाइम से मैं सोच रहा हूँ कि मैं 1 मिनट कॉन्सेप्ट की वीडियोस भी बनाऊँ, क्योंकि ज़्यादातर इतना अटेंशन जो होता है लोगों का होता नहीं है। तो 1 मिनट कॉन्सेप्शल वीडियोस जो होती हैं वो इंशाल्लाह ताला मैं करीब में बनाऊंगा, जिसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में 1 मिनट में समझाने की कोशिश करूंगा। जब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखेंगे। डॉक्टर्स प्लेस एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। डॉक्टर शेख मोहम्मद हुज़ैफ़ा को